कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ऐसा सब जानते हैं, लेकिन ये फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता कैसे? आप लोगों ने देखा होगा कि ये फर्स्ट इंप्रेशन जो है या तो किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी की होती है। अगर हम उससे किसी से मिलते हैं तो सीधे साधे तो हम उसके जो उनका लुक होता है, उनका हाव भाव, वो कैसे दिखते हैं, पहनावा ओढ़ावा, ये सब पर हम ध्यान देते हैं। लेकिन एक परीक्षार्थी के लिए, एक बच्चे के लिए, एक पाठक के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? और ऐसी क्या चीज है जो जिसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रभाव वो डाल पाता है किसी और पे? पाठक की बात करते हैं तो उसमें शिक्षक आते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, पाठक पढ़ते हैं, लेकिन उनका आकलन मुख्य परीक्षा में ही होती है। उस दौरान हम लोग क्या करते हैं? हर तरह की तैयारी करते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है? हमें तो याद करना ही है, हमें तो लिखना ही है, हमें तो रटना ही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है हम उसको भूल जाते हैं, और वो है हमारी लेखनी। लेखनी जितनी अच्छी होगी आपका आकर्षण उतना ही ज्यादा बेहतर होगा, और जब आप उतना अधिक प्रभाव और अच्छा प्रभाव डाल पाएंगे तो अपने आप ही जो है आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा, एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना? और ये हर इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चिट्ठी के अक्षर में इसी लेखनी के महत्व को दिखाया गया है। चलिए तो हम पाठ को शुरू करते हैं। चिट्ठी के अक्षर। ठीक है। सुबह के 10 बज रहे थे, मुझे डाक से एक चिट्ठी मिली। ठीक है। मैं लिफाफा खोलकर चिट्ठी पढ़ने लगा। कृपा करके मेरे अखबार के लिए एक कविता भेज दीजिए। जैसे लिफाफा खोल के देखा मैं तो उसमें क्या देखा कि कृपया करके मेरे लिए एक अच्छी सी कविता लिख के भेज दीजिए। चिट्ठी के नीचे संपादक के हस्ताक्षर थे, यानी संपादक कौन होते हैं? एडिटर। उनके हस्ताक्षर थे। संपादक का नाम महिपाल सिंह था। चिट्ठियां तो बराबर ही आती रहती हैं, पर इस चिट्ठी ने मेरे मन को अपनी ओर खींच लिया। इसका कारण यह था कि चिट्ठी की लिखावट बड़ी ही सुंदर थी। हर अक्षर सांचे में ढला हुआ सा मालूम पड़ता था। इतना सुंदर, इतना आकर्षक कि हम क्या कहें। ठीक है ना? अब आगे देखिए। महिपाल सिंह से मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। यह उनकी पहली चिट्ठी थी। लिखावट देखकर मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, वाह बड़ी सुंदर लिखावट है। अनायास का मतलब क्या होता है? बिना जोर जबरदस्ती के, जो अपने आप होता है। ठीक है ना? जैसे हमें चोट लगती है, अगर मान लीजिए, तो हमारे दिमाग को पता चलता है। सबसे पहले दिमाग नसों के माध्यम से तुरंत जानकारी देता है कि आपको चोट लगी है। फिर दिमाग जाकर आपके जबान को कहता है कि अरे तुम चिल्लाओ। तब जैसे, और ये बहुत जल्दी होता है, और जैसे ही चोट लगती है हम चिल्लाते हैं आ। तो ये जो है बड़ा जल्दी होता है, और इसमें हम लोगों को पता भी नहीं चलता है, और ये अपने आप होता है। ठीक उसी प्रकार यहां पर जब लिखावट को देखा महिपाल सिंह ने, ठीक है ना, तो क्या देखा कि वाह क्या बात है। महिपाल सिंह जो थे, उनकी जब लिखावट देखकर मेरे मुंह से अनायास से निकल पड़ा, वाह बड़ी सुंदर लिखावट है। मैंने दूसरे ही दिन कविता भेज दी। यानी संपादक महोदय ने जो मंगवाया था, तो मैं इतना ज्यादा, मुझे उनकी जो लेखनी अच्छी लगी कि मैं उनसे प्रभावित होकर उनका काम मैंने अगले ही दिन कर दिया। मैंने दूसरे ही दिन कविता भेज दी। कविता अखबार में छपी। जिस अंक में छपी वह अंक भी मेरे पास आया कि देखिए ये रहा आपकी कविता, ये रही। पूरे 32 पेज का साप्ताहिक अखबार था। ठीक है, यानी सप्ताह में एक बार निकलने वाला। शुरू से लेकर अंत तक गांव की ही बातें छपी थी। बड़े सुंदर ढंग से 7 दिनों के समाचार छांट छांट कर छापे गए थे। किसानों के लिए जानकारी की बहुत सी बातें भी थी। मैं अखबार को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और दूसरे अंक के लिए फिर एक कविता भेज दी। दूसरी कविता भी अखबार में छपी। अब मैं बराबर कविता भेजने लगा। महिपाल सिंह की चिट्ठियां भी समय समय पर आया करती थी।
वे कभी कविता मांगते थे और कभी कहानी। मैं बराबर उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर दिया करता था। इसका परिणाम यह हुआ कि हम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम पैदा हो गया। लगभग साल डेढ़ साल बीत गए। ठीक है ना। महिपाल सिंह ने अपने एक पत्र में लिखा, यदि आपका कभी इधर आना हो तो मेरे घर ठहरने की कृपा करें। ठीक है ना। मैंने भी उत्तर में उन्हें लिख दिया, यदि उधर आना हुआ तो आपके दर्शन जरूर करूंगा। संयोग की बात, 2-2.5 महीने बाद मुझे उधर एक शादी में जाना मुझे 2-2.5 महीने बाद मुझे उधर शादी में जाना पड़ा। मैंने अपने आने की सूचना महिपाल सिंह को दे दी। नियत तिथि यानी जो पहले से तय तिथि थी यानी दिनांक पर मैं उस और बारात में सम्मिलित होने के लिए गया। जब बारात से छुट्टी पा गया तो महिपाल सिंह के घर गया। महिपाल सिंह अपने घर के बाहरी कमरे में कुर्सी पर बैठकर मेज के सहारे कुछ लिख रहे थे। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, क्या महिपाल सिंह जी हैं? महिपाल सिंह जी ने कुर्सी पर बैठे ही बैठे मेरी ओर देखते हुए पूछा, आप कौन हैं? मैंने उत्तर दिया, मेरा नाम अखिलेश शर्मा है। महिपाल सिंह उछल पड़े। उन्होंने तेजी के साथ आगे बढ़कर मुझे पकड़कर हृदय से लगा लिया और कहा, अरे शर्मा जी, आप क्षमा कीजिएगा। ठीक है ना। इतने खुश हुए क्योंकि उनकी एक बात पर उन्होंने कविता लिख कर दे दी थी, इसीलिए। और लेखक ने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि महिपाल सिंह की लिखावट इतनी अच्छी थी, उससे वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए। अब देखिए, मैं कुछ कहना ही चाहता था कि मेरी दृष्टि उनके हाथों पर पड़ी। उनका एक ही हाथ था, बायां, दाहिना भी नहीं, बायां। दायां हाथ कंधे तक कटा हुआ था। मैं आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देखने लगा। वे बड़े खुश थे, बड़े स्वस्थ थे। एक क्षण में ही मेरे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न कौंधने लगे कि क्या हुआ हो। क्या वह लिखावट इसी आदमी की थी? क्या यह बाएं हाथ से इतने सुंदर अक्षर लिखता है? मैं महिपाल सिंह की ओर टकटकी लगाए देखता रहा। तब महिपाल सिंह ने पूछा, क्या देख रहे हैं? क्या यह कि आपको चिट्ठी भेजने वाला महिपाल एक हाथ का आदमी है? अरे भाई, यह जीवन है। जीवन में क्या हो सकता है, कोई कुछ नहीं जानता। आप तो मेरे मन की बात भांप गए। मैं सचमुच यही सोच रहा था कि क्या आदमी बाएं हाथ से भी इतने सुंदर अक्षर लिख सकता है? महिपाल सिंह ने जवाब दिया, शर्मा जी, दाएं बाएं में कुछ फर्क नहीं होता। जो गुण दाएं हाथ में होता है वही गुण बाएं हाथ में भी होता है। यह तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस हाथ से काम करता है। हाथ मुंह धोने के बाद जब मैं महिपाल सिंह के साथ चाय पीने लगा तो मैंने उनसे पूछा, ठाकुर साहब, आप बाएं हाथ से कब से लिख रहे हैं? महिपाल सिंह विचारों में डूब गए। कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, क्या बोले? इस वर्ष मेरी उम्र 50 वर्ष की हो जाएगी। ठीक है ना। मैं 40 वर्ष की उम्र तक फौजी में था। निशाना मारने में बड़ा तेज था। बाएं और दाएं दोनों हाथों से सटीक निशाना मारता था। ठीक है ना। उसके बाद संयोग की बात थी कि मुझे एक मोर्चे पर जाना पड़ा। एक दिन जब शत्रु को अपनी गोलियों का निशाना बना रहा था तो पास ही एक बम फटा और मेरा दाहिना हाथ कंधे तक उड़ गया। मैं गिर पड़ा। मुझे अस्पताल ले जाया गया। महीनों अस्पताल में पड़ा रहा। जब अच्छा हुआ तो सरकार ने मुझे पेंशन देकर सेवा से मुक्त कर दिया। सरकार ने मुझसे पूछा, सेवा से मुक्त होने पर मैं कौन सा काम करूंगा? मैंने उत्तर दिया, मैं पहले कुछ पढ़ूंगा लिखूंगा और फिर उसके बाद एक अखबार निकालूंगा। सरकार ने मेरे पढ़ने लिखने और अखबार निकालने का पूरा इंतजाम कर दिया। मैं घर आकर बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास करने लगा। 4-5 साल तक मैं अभ्यास में ही लगा रहा। मैंने बहुत सी कविताएं लिखी, कहानियां लिखी और लेख लिखे। वे सभी चीजें मेरे पास मौजूद हैं। मेरी लिखावट उसी अभ्यास का परिणाम है। जब मैं लिखने में दक्ष हो गया, दक्ष माने मतलब उसमें बहुत अच्छा हो गया, दक्ष हो गया माने पारंगत हो गया। ठीक है ना। उसमें लिखने में मतलब अभ्यास करते करते और बहुत बेहतर लिखने लग गए तो अखबार निकालने लगा। अब आप देख ही रहे हैं कि पूरे 32 पेज का अखबार हर सप्ताह निकालता हूं। महिपाल सिंह अपनी बात खत्म करके
करने के बाद उठे। उन्होंने 4-5 साल तक अभ्यास के रूप में लिखी हुई अपनी रचनाएं अलमारी से निकाल कर मेरे सामने रख दी। मैं उनकी रचनाओं को देखने लगा, टेढ़े मेढ़े अक्षर, दूर दूर अक्षर, अलग अलग अक्षर, फिर सुधरे हुए और फिर गोल गोल सुंदर अक्षर तथा सांचे में ढले हुए अक्षर। यानी देखिए सब अभ्यास का नतीजा होता है। ठीक है, मैं मुग्ध हो उठा। ठाकुर साहब आप धन्य हैं। मैंने बचपन में पढ़ा था कि रसरी आवत जात तय सिल पर परत निशान। यानी मैंने ये पढ़ा था कि रस्सी अगर आते जाते रहे और रस्सी जो है वो पत्थर पे भी निशान बना देती है। लेकिन आज मैंने सच में देखा कि सच में जो व्यक्ति मेहनत करता है वो अवश्य सफलता को प्राप्त करता है। ठीक है ना। आगे अब आप देख ही रहे हैं कि पूरे 32 पेज का अखबार हर सप्ताह निकालता हूं। महिपाल सिंह अपनी बात खत्म करने के बाद उठे। उन्होंने 4-5 साल तक अभ्यास के पूरा वो दिखाया। ठीक है ना। अब देखिए मैं मुग्ध होकर बोल उठा, ठाकुर साहब आप धन्य हैं। मैंने बचपन में पढ़ा था रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान, मगर आज अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख भी लिया। इतना कहने के बाद मैंने महिपाल सिंह जी से विदा ली। समझ में आई बात। यानी ये चिट्ठी के अक्षर जो हैं पाठ, इसमें खास करके दिखाया गया है कि किस तरह से एक अक्षर का महत्व होता है, किसी भी व्यक्ति के लेखनी का महत्व होता है, और इस लेखनी के महत्व से ही कई लोग को हम प्रभावित कर सकते हैं। तो ठीक जितने परीक्षार्थी होते हैं, यानी जो बच्चे होते हैं, जो पाठक होते हैं, उनको भी चाहिए कि अपनी लेखनी इतनी बेहतर बनाए कि अपना जो है वो प्रभाव दूसरों पर छोड़ सके। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब आप एक काम करिए,